नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है और ये वक्त है मारू राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ मारू राज सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं फलौदी से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर बाप में चोरों ने यूको बैंक का एटीएम उखाड़ लिया। एटीएम में 7,64,000 रुपए रखे हुए थे। नकदी से भरा एटीएम उखाड़ कर गाड़ी में ले गए चोर। एटीएम के मॉनिटर को भी वहीं फेंक दिया। चोरों ने देर रात 3 बजे घटना को अंजाम दिया। बड़ी बात यह थी कि सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को काले रंग का स्प्रे कर दिया ताकि उनकी कोई भी फुटेज कैद ना हो जाए। घटना के वक्त एटीएम पर गार्ड भी तैनात नहीं था। बैंक के सीसीटीवी कैमरे भी बताया जा रहा है कि खराब पड़े थे। यूको बैंक के शाखा प्रबंधक ने अब इस मामले में केस दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपने देखा कि किस तरह से सीसीटीवी का जो था वो पूरी तरह से काले रंग के स्प्रे से उसे रंग दिया ताकि किसी तरह की कोई तस्वीर कैद ना हो पाए। खबर ये है कि दूसरे और भी जो सीसीटीवी लगे हुए थे बैंक के अंदर वो भी खराब पड़े थे। बड़ी बात ये, जो गार्ड तैनात सुरक्षा में रहता है वो गार्ड की भी तैनाती नहीं थी। ऐसे में इन सभी चीजों का फायदा उठाते हुए एटीएम पर धावा बोला है चोरों ने। रात 3 बजे बाप में चोरों ने यूको बैंक का एटीएम ही उखाड़ लिया, जिसमें 7,64,000 रुपए की राशि थी। नकदी से भरा हुआ एटीएम गाड़ी में उखाड़ कर ले गए चोर अपने साथ, और साथ ही मॉनिटर को, ये जो एटीएम का मॉनिटर होता है, उसे वहीं फेंक दिया। रात के 3 बजे बताया जा रहा है चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बदमाश और चोर किस तरह से फलौदी में बेखौफ हो चुके हैं, ये तस्वीर इस बात की बानगी है। पूरी प्री प्लानिंग के साथ चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। चूंकि काला स्प्रे लेकर पहले से ही चोर यहां पर आए थे, उन्होंने सबसे पहले सीसीटीवी में काला स्प्रे किया ताकि उनकी कोई भी तस्वीर कैद ना हो पाए। बड़ी बात यह है कि जब इस घटना को अंजाम दिया गया तो कोई भी गार्ड यहां पर तैनात नहीं दिखा है। यूको बैंक का एटीएम उखाड़ कर चोर लेकर फरार हो गए। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, ये तो खुद बैंक की भी लापरवाही है कि गार्ड यहाँ पर तैनात नहीं था। देखिए, बात करें तो ये घटना जो है फलौदी जिले के बाप कस्बे के खानासर चौराहे की है, जहां पर यूको बैंक का एटीएम था, जहां पर देर रात बदमाश आए और उन्होंने एटीएम को उखाड़ लिया और इसका मॉनिटर को वहां एटीएम में ही फेंक दिया। हालांकि जिस तरह से घटना हुई है उससे माना जा रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ वो वहां पर आए थे। साथ में एक काले रंग का जो है पदार्थ लेके आए थे, जो उन्होंने सीसीटीवी कैमरों पर छिड़काया ताकि उनका कोई वहां पर चेहरा कैद न हो। लेकिन ये सबसे बड़ी जो लापरवाही है कि वो बैंक के सीसीटीवी कैमरे पहले से ही खराब थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बैंक की बड़ी लापरवाही रही है, क्योंकि ना तो वहां पे सीसीटीवी कैमरे चल रहे थे और ना ही वहां पर गार्ड तैनात था। एटीएम में करीब 7,64,000 रुपए जो घटना के समय जो उसमें भरे हुए बताए जा रहे हैं। इसके बाद अब जो यूको बैंक के शाखा प्रबंधक है राहुल रॉय, उन्होंने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्षेत्र के अन्य सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाले जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही बैंक और व्यवस्था की रही है। जी चंद्रशेखर, ये कौन सा इलाका है जहां पर एटीएम को ही पूरा चोर उखाड़ ले गए? ये अपने आप में सवाल खड़े करता है कि कहीं ना कहीं कानून का खौफ बदमाशों के अंदर नहीं है। देखिए, ये मामला जो है फलौदी जिले के बाप जो कस्बा है वहाँ की खानासर चौराहे का है। हालांकि इस क्षेत्र में एटीएम उखाड़ने की कम से कम ये पहली वारदात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बदमाशों में अब पुलिस का खौफ थोड़ा कम रह गया है। बदमाश इतनी आसानी से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे जाते हैं और किसी को पता तक नहीं चलता। कहीं ना कहीं व्यवस्था लचर है जिसका फायदा बदमाश उठाकर ले गए। जी शुक्रिया चंद्रशेखर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखना होगा कब तक पुलिस इन चोरों तक पहुंच पाती है। और भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां पर 11 जून 2020 को सूरजपाल के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। भोले बाबा अपने आप को बताने वाले सूरजपाल के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। कोरोना काल के दौरान बिना अनुमति के कार्यक्रम करने पर यह केस दर्ज हुआ। भीड़ जुटाने के मामले को लेकर धारा 188, 269, 270 में यह केस दर्ज हुआ। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 51 में भी केस दर्ज हुआ था। धारा 144 का उल्लंघन किया गया था। बाबा सहित 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। कोरोना काल में मथुरा गेट थाने में ये मामला दर्ज हुआ था। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं सूरजपाल को लेकर। एक और बड़ा खुलासा भरतपुर से बड़ी खबर। 11 जून 2020 को सूरजपाल के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ, उस एफआईआर की प्रति भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। खुद को भोले बाबा बताने वाले सूरजपाल के खिलाफ
कोरोना काल में केस दर्ज हुआ था, जब धारा 144 लागू हुई थी। दरअसल बिना अनुमति के कार्यक्रम करने पर यह केस भोले बाबा यानी कि सूरज पाल के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। भीड़ जुटाने के मामले में कई धाराओं में उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ मामला, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। और अब हाथरस में ऐसे उसके सत्संग में भगदड़ मची कि 121 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सूरजपाल की तलाश में लगातार पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक सूरजपाल फरार है। उसका राजस्थान से कनेक्शन देखने को मिला। आपने देखा दौसा में भी वहां पर किस तरीके से वो सत्संग और दरबार लगाया जाता था। और यहां अब ये भरतपुर से भी जानकारी मिल रही है कि इसके खिलाफ कोरोना काल में केस दर्ज हुआ। दीपक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, हर रोज नए खुलासे। देखिए, बिल्कुल जून 2020 में भी भरतपुर के मथुरागेट थाने में मामला दर्ज हुआ था। धारा 144 का उल्लंघन करने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जो 51 धारा है उसके तहत मामला दर्ज किया गया था। और कोरोना काल के दौरान वहां पर भीड़ को एकत्रित किया गया था। सूरजपाल सिंह जो है वो अपने आप को भोले बाबा बताते हैं, उनके द्वारा ये कार्यक्रम किया गया था और वहां पर बड़ी संख्या में लोग आए थे। पुलिस ने उसकी वीडियोग्राफी की थी और उसके बाद में जो वहां के तत्कालीन थानाधिकारी थे राजेंद्र शर्मा, उनके द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था। और अब इस पूरे मामले में ये जानकारी निकल के सामने आई है कि कुल इस मुकदमे में 7 लोगों का नाम था, जिसमें सूरजपाल सिंह सहित 6 अन्य लोग थे। अब ये जानकारी निकल करके सामने आई है कि 2020 में जिस तरीके से बिना अनुमति के कार्यक्रम किया गया था, धारा 144 का उल्लंघन किया गया था, तो उस मामले में ये मुकदमा दर्ज मथुरागेट थाने में किया गया था। जी, केस तो दर्ज हुआ, लेकिन एक्शन होता तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं एक उस पर कंट्रोल वाली बात होती। दीपक, देखिए, बिल्कुल ये तो कहा जा सकता है कि मुकदमा दर्ज तो किया गया, लेकिन उसमें जो प्रभावी कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह से तो ये देखा जाता है कि पर दीपक, अगर कार्रवाई होती तो खुद ही उस वक्त वो एक्सपोज हो जाता। इतनी बड़ी घटना सामने नहीं आती जो हाथरस में हुई। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बीकानेर के लुड़करसर से बड़ी खबर है, जहां पर 55 लाख के नकली नोटों सहित 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दोनों आगरा नकली नोट देने जा रहे थे। पुलिस ने इन युवकों से 2 प्रिंटर और कटिंग मशीन भी बरामद की है। युवकों ने 11 बंडल पर ऊपर 500 के असली नोट नीचे लगा रखे थे। आरोपी वेद प्रकाश शर्मा, विनय बिश्नोई के थाने में जमानत हुई। लुड़करसर थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन। 55 लाख की नकदी के साथ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये नकली नोट हैं जो जब्त किए गए हैं। दोनों नकली नोटों की जो खेप थी आगरा देने जा रहे थे और उससे पहले ही पुलिस ने धर दबोचा। इनके पास से 2 प्रिंटर और कटिंग मशीन भी बरामद की गई है। 11 बंडल पर ऊपर नीचे लगा रखे थे 500 के असली नोट, ताकि किसी को कोई शक ना हो। और उनके बीच में, उनके अंदर नकली नोटों का जखीरा था। आरोपी वेद प्रकाश शर्मा और विनय बिश्नोई की थाने में अब जमानत हुई है। लुड़करसर थाने पुलिस का ये बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई हुई है। किरोड़ीलाल मीणा से जुड़ी बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे। दिल्ली दौरे पर है किरोड़ीलाल मीणा और जेपी नड्डा से आज मुलाकात कर सकते हैं। कल देर रात दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे किरोड़ीलाल मीणा। भजनलाल मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके हैं। कल उन्होंने खुद न्यूज 18 से बातचीत करते हुए खुलासा किया था। साथ ही उन्होंने बताया था कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने उन्हें इस्तीफा देने से इनकार किया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया और नैतिक हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। उनका कहना था कि दौसा में जिस तरह मैंने आंदोलन चलाए, साथ ही मैंने सवाई माधोपुर में आंदोलन चलाया, लेकिन जनता ने मेरा साथ नहीं दिया और ऐसे में आत्मबंधन के लिए मैं वक्त चाहता हूं। मैं प्रायश्चित के तौर पर, नैतिक हार के तौर पर जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे रहा हूं। इस खुलासे के बाद राजनीति में हलचल बढ़ गई और अब जानकारी ये मिल रही कि आज जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। बाबूलाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। बाबूलाल, इस खुलासे के बाद जिस तरह राजस्थान की राजनीति में हलचल बढ़ी, बैठकें चली और उसके बाद आज केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं किरोड़ीलाल मीणा, क्या उनका कार्यक्रम रहेगा? जी, वो देर रात दिल्ली पहुंच गए थे और आज उनका जेपी नड्डा, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनसे मुलाकात का कार्यक्रम है।
टाइम लिया हुआ उन्होंने, लेकिन मुलाकात कब होगी ये अभी पता नहीं चल पाया। लेकिन आज सुबह से ही किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली में मौजूद जो बड़े नेता उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनको साफ साफ यही कह रहे हैं कि वो अब मंत्री पद पर नहीं रहेंगे और हर हाल में वो इस्तीफा देकर रहेंगे। इस्तीफा उन्होंने दिए हुए काफी वक्त भी हो गया है, लेकिन वो इस्तीफा मंजूर पार्टी को लेना चाहिए। तो हलचलें तेज हैं। उनके जो नजदीकी लोग हैं, जो मंत्री हैं सरकार में, उन्होंने भी उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन किरोड़ी नहीं माने हैं। और उनका तो यही कहना, बस एक ही जिद है किरोड़ी की कि मैंने वादा किया था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको 7 सीटों की लोकसभा चुनाव के दौरान जो जिम्मेदारी दी थी उसमें पार्टी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, पार्टी 4 सीटें यहाँ पर हार गई। तो ऐसे में उन्हें मंत्री पद पर बना नहीं रहना चाहिए, इसलिए नैतिकता के नाते उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो पीछे नहीं रहेंगे। दिल्ली में थे किरोड़ी लाल मीणा, कोशिश की थी केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत हो पाई, लेकिन उस वक्त बातचीत नहीं हो पाई। ये खुद उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत करने के वक्त अपनी तमाम बातें बताई थी। तो आज जेपी नड्डा से जब मुलाकात करेंगे तो क्या सिर्फ इस्तीफे के इर्द गिर्द ही सारी बातें होंगी? नहीं, इसके अलावा भी जो राजस्थान की राजनीति की जो ताजा तस्वीर है इस पर भी चर्चा होगी। बदनलाल सरकार किस तरह काम कर रही है, किस तरह से जो है मंत्रियों का कामकाज है और सरकार किस तरह से विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा रही है, इस पर भी बाबूलाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, न माननीय मुख्यमंत्री जी से न संगठन से। मेरी खुद अपने आप से नाराजगी है, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का पद से इस्तीफा, पार्टी से किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार, संगठन के लिए काम करते रहने की कही बात। लंबे वक्त से चल रहे कयासों के दौर पर आखिरकार विराम लग ही गया। किरोड़ी लाल मीणा ने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो संगठन के लिए काम करते रहने की बात कह रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा के मुताबिक उन्होंने पद मांगने के लिए इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने साफ किया है कि इस्तीफे के पीछे पार्टी से नाराजगी वजह नहीं है। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, न माननीय मुख्यमंत्री जी से न संगठन से। मेरी खुद अपने आप से नाराजगी है कि जो देश के प्रधानमंत्री हमारे संगठन चाहते थे, विशेषकर पूर्वी राजस्थान की सीटों को जिताने का, उसमें से हम 3 महत्वपूर्ण चुनाव को हार गए, जिनकी मुझे जिम्मेदारी दी थी। तो आपको ध्यान है, मैंने उस समय घोषणा की थी कि अगर हम सीट हार गए तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, इसलिए मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफे का ऐलान किया। हालांकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो पहले ही इस्तीफा दे चुके थे और यही वजह है कि वो पिछले दिनों हुई सरकार की अहम बैठकों में शामिल नहीं हुए। अपने इस्तीफे के ऐलान के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें एक बार फिर वही बात लिखी गई थी कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। बता दें कि ऐसा ही एक ट्वीट 4 जून को चुनाव नतीजों के दौरान भी किया गया था, जिसके बाद से ही उनके इस्तीफे के कयास लगाए जा रहे थे। मैंने इस्तीफा दे दिया तो मेरा नैतिक रूप से मैं वहाँ जा नहीं सकता, और मुख्यमंत्री जी को भी मैं मिला था। मुख्यमंत्री जी ने बड़े आदरपूर्वक मेरे को कहा था, नहीं आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे, पर मैंने मुख्यमंत्री जी को यही कहा था कि चूंकि मैं जनता के बीच में कह चुका हूँ, घोषणा कर चुका हूँ कि हम ये सीट नहीं जीते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और इसलिए मेरे को देना पड़ा। तो स्वाभाविक है मैं न सरकारी बंगला, न सरकारी गाड़ी, न दफ्तर में बैठ सकता। काफी दिन पहले से ये देखा जा रहा था कि किरोड़ी लाल मीणा सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इतना ही नहीं, किरोड़ी लाल मीणा ने सचिवालय स्थित कृषि विभाग के दफ्तर भी जाना छोड़ दिया था। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठकों में मीणा शामिल नहीं हुए। यहाँ तक कि बीजेपी विधायक दल की बैठक और बजट की तैयारी के लिए हुई मंत्रिमंडल और कैबिनेट की बैठकों से भी दूरी बना ली थी। देश के प्रधानमंत्री जी ने मुक्का मार के उनको कह दिया, जिम्मेदारी दे दी, तो वो तंज कस रहे थे कि मुझे जिम्मेदारी दी है, ये सीटें नहीं आएंगी तो मैं जिम्मेदारी लूंगा और मैं इस्तीफा दूंगा। तो मैं समझता हूं कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि पहली बार जीते हुए लोग बड़े बड़े पदों पे बैठ गए, और मेरे जैसा वरिष्ठ आदमी जिसने सरकार को, बीजेपी की सरकार बनाने में भारतीय जो पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को झूठे आरोप लगा करके और घेरने का काम किया, और आज मेरी ये दुर्गति हो रही है।
लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे पर सस्पेंस बना हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिन सीटों की जिम्मेदारी उन्हें मिली है, अगर पार्टी उन सीटों पर हारती है तो वो हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देंगे। बहरहाल किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे के बाद से पार्टी में गहमा गहमी है। अब देखना होगा कि इस कदम के बाद किरोड़ीलाल मीणा की अगली रणनीति क्या होगी। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और इस वक्त बड़ी